Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So in this video we are going to solve the NCERT exemplar question of tissue chapter and इसमें हम जो MCQ वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे, right? So बहुत important है ये वीडियो, तो ध्यान से देखना एंड आपके जो कंसेप्ट्स थे वो भी रिवाइज हो जाएंगे इसके थ्रू. And again, if you haven't watched the theory lectures, so do watch it because अगर आपको थ्योरी पता होगी तो एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा. So starting from the question number 1, we have which of the following tissue has dead cells. Important है, हमें पता है कि जो टिश्यू होते हैं वो किससे बने होते हैं, बहुत सारे सेल से बने होते हैं ना. When many cells combine together, they form a group and that group is termed as what? Tissue. इस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं. तो टिश्यू इज व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल, राइट. सो इसमें बोल रहे हैं कि डेड सेल से कौन सा टिश्यू बना होता है, मतलब ऐसा कौन सा टिश्यू है जो डेड सेल से मिलकर बना होता है. तो पैरेन्काइमा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी इज स्क्लेरेन्काइमा. तो आपको क्या करना है, पहले आप खुद गैस कीजिए, ठीक है, एंड देन आप आंसर देखना. ओके, सो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या इपिथेलियल टिश्यू. सो पैरेन्काइमा होता है आपका जो वो लिविंग प्लांट टिश्यू होता है. पैरेन्काइमा इज अ प्लांट टिश्यू एंड इट इज लिविंग इन नेचर. स्क्लेरेन्काइमा इज डेड टिश्यू, ये डेड सेल से बना होता है. स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग होता है, डेड सेल से बना होता है, ये भी प्लांट टिश्यू होता है. एंड कोलेन्काइमा अगेन लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग प्लांट टिश्यू. एंड एपिथेलियल अगेन क्या होता है, ये भी लिविंग होता है, ये एनिमल टिश्यू होता है लेकिन, ठीक है. सो ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट है. ध्यान से सुनना कि इसमें दे क्या रखा, पूछा क्या जा रहा है. प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है. कभी कभी ऐसा लिख के आ जाता है कि कौन सा डेड टिश्यू नहीं है या कौन सा डेड सेल से नहीं बना है, ठीक है, नॉट लिखा जाता है. तो हम जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ते और फिर हम क्या करते हैं, आंसर गलत देख के आ जाते हैं, ठीक है. तो इसमें लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स, मतलब ऐसा कौन सा टिश्यू है जो डेड सेल से मिलकर बना है. सो याद रखना आंसर इज स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है. हो सकता है स्क्लेरेन्काइमा की जगह आपको कुछ और नजर आए, वो होगा फाइबर्स या स्क्लेरीड्स, ठीक है. तो ये दोनों हो सकते हैं ऑप्शंस में गिवन हो. स्क्लेरेन्काइमा ना लिखा हो, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा ना लिखा हो, उसकी जगह फाइबर्स या स्क्लेरीड्स लिखा हो, तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन टिक करके आना, ठीक है. बिकॉज फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के ही पार्ट होते हैं. तो सिंस स्क्लेरेन्काइमा इज नॉन लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा इज डेड, सो फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स आर आल्सो डेड. चलो अब इसके साथ एक मुझे और आंसर दो, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ. स्क्लेरेन्काइमा की जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, जैसे कि पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा की वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो जो स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल होती है वो किस से बनी होती है. यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड आउट. देखो यहाँ से ध्यान से सुनो इस चीज को, करेक्ट लिखा है इनकरेक्ट, इसको ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है. तो इसमें लिखा है फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, मतलब इसमें से कौन सा सेंटेंस है वो गलत है, ठीक है. कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो गलत है. ऑप्शन नंबर ए इज पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर सेल्स, सॉरी, पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब जो पैरेन्काइमा के टिश्यू होते हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है. क्या ये स्टेटमेंट गलत है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही है. पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप पाया जाता है, ठीक है, उनके बीच में गैप पाया जाता है और उस गैप को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस. ये देखो, ये आपको गैप दिख रहा है ना, यहाँ पे रेड कलर का मैंने जो लगाया है, ये गैप होता है, ये गैप पाया जाता है, इनके बीच में स्पेस पाया जाता है. तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं. तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन करेक्ट है और इसमें इनकरेक्ट पूछ रहे हैं. सेकंड, कोलेन्काइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर्स. तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है. कोलेन्काइमा होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें थिकनिंग पाई जाती है. अब मुझे बताओ कि जो थिकनिंग होती है वो किस चीज से बनी होती है, जो सेल वॉल के बीच में थिकनिंग पाई जाती है. इनकी जैसे ये सेल है, ठीक है, इस पे ये वॉल्स हैं, तो इनके बीच में थिकनिंग पाई जाती है, थिकनिंग का डिपोजिशन होता है. तो किस चीज की थिकनिंग होती है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट. सो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन क्या है, बिकॉज दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, ठीक है, ये ऑप्शन ट्रू है, इसको ध्यान से समझना. इसमें पूछ रहे हैं इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा गलत लिखा हुआ है. सो ये तो सही है, पैरेन्काइमा वाला हमारा, कोलेन्काइमा वाला ऑप्शन भी सही है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू दे रहा है, ठीक है. हमें गलत बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है. एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू. थर्ड ऑप्शन इज एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू. सो ये ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स है. एपिकल एंड इंटरकैलरी आपके क्या होते हैं, टेम्पररी टिश्यू होते हैं. मतलब क्या है, ये कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, इनका जब रोल खत्म हो जाता है ये खुद को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है. सो एपिकल एंड इंटरकैलरी आर टेम्पररी टिश्यूज. ओके, लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं. चलो, सिस्टेमेटिक टिश्यूज इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऐसा समझ लो आप.
वैसे ऑप्शन भी आपका गलत है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है बट आंसर इज नॉट दिस, आंसर हमारा सी है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनकी अर्ली स्टेज में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 द आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें ध्यान रखना क्या पूछेगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ऐसा जो गलत है, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, गर्थ को क्या बोलते हैं, गर्थ का मतलब होता है विथ। मैंने आपको बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं हमारे, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक प्लांट्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनका काम होता है कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है। अब प्लांट आप खुद ही सोचो, लेंथ वाइज बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बैंड होकर टूट जाएगा, तो उसको क्या है, विथ वाइज भी बढ़ना, मतलब उसकी विथ भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो लेंथ के लिए तो दो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो इंटरकैलरी और एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन जो गर्थ होता है, गर्थ मतलब विथ, विथ कौन बढ़ाएगा, विथ है वो कौन बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल एंड इंटरकैलरी जो है आपका वो लेंथ बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड लेटरल मेरिस्टेम क्या है, वो गर्थ बढ़ाता है। लेटरल होता है ना, लेटरल मतलब लेटा हुआ, ऐसे याद रख सकते हो, लेटरल मतलब लेटा हुआ, तो लेटा कैसे होता है, इस तरीके से। तो ये हमारी क्या होगी, प्लांट की विथ होगी, विथ या गर्थ। गर्थ याद रखना, मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था गर्थ याद रखना, क्योंकि गर्थ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विथ भले ही ना लिखा है लेकिन गर्थ जरूर लिख के आएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखो, गर्थ का मतलब विथ होता है। एंड विथ कौन बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम, कैसे याद रखना है, लेटा हुआ होता है, ठीक है। तो लेटा हुआ क्या है, इस तरीके से, ओके। The question number 4 is which cell does not have any perforated cell wall? The meaning of perforation is holes. कि ऐसे कौन से सेल है जिनके सेल वॉल में होल्स नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रेचीज, तो स्ट्रेचीज में हमें पता है स्ट्रेचीज इस तरीके से होते हैं कुछ, एंड उनमें क्या होते हैं, उनमें पिट्स या होल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन क्या है, ये आपका नहीं आंसर है। कंपेनियन सेल्स, ऑप्शन बी इज योर आंसर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के पीछे ना बहुत ज्यादा लड़ाई है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कुछ कहते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 50-50 का रेशियो आप मान लो, ठीक है, ट्रेचीड्स या कंपेनियन सेल में से। सो आंसर आपको बी टिक करके आना, कंपेनियन सेल्स, ओके। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, what type of epithelial cells are found there, मतलब which type of epithelial cells are responsible for that, मतलब जो हमारा intestine होता है उसमें क्या होता है, फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता है, तो कौन से epithelial cells उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन ए इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑप्शन बी इज कॉलमिनर एपिथेलियम, ऑप्शन सी इज स्पिंडल फाइबर, एंड ऑप्शन डी इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉलमिनर एपिथेलियम। कॉलमिनर एपिथेलियम हमारे इंटेस्टाइन वाले एरिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ पर्सन met with an accident in which two long bones of hand were dislocated. Dislocation का मतलब क्या होता है, मतलब जिस जगह पे वो पहले पाए जा रहे हैं वो उस जगह पे नहीं पाए जाएंगे, वो वहां से शिफ्ट हो गई, ठीक है। डिसलोकेशन हो जाता है, बोलते हैं डिसलोकेट हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग में बी पॉसिबल रीजन, तो पूछ रहे हैं कौन सा रीजन है वो पॉसिबल है, ठीक है। दो बोन्स थी वो डिसलोकेट किस वजह से हुई, कौन सा रीजन हो सकता है, दैट इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय दिस फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन आपका जो है ए है वो है टेंडन ब्रेक, टेंडन ब्रेक, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेक ऑफ लिगामेंट स्केलेटल मसल्स, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एंड सी लिगामेंट ब्रेक, लिगामेंट ब्रेक इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन ज्वाइन करता है। एलबी स्क्वायर इज द मेथड, याद कर सकते हो आप, ठीक है। ये एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो, एलबी स्क्वायर। एल फॉर लिगामेंट, बी फॉर बोन, एंड बी फॉर अगेन बोन, ठीक है। सो बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट करता है, तो इसी वजह से क्या हुआ, उसका डिसलोकेशन हुआ है बोन्स का। दो, ध्यान से पढ़ो इसको, टू लॉन्ग बोन्स लिखा हुआ है यहाँ पे, here it is written two long bones, okay, so ध्यान से पढ़ना, दो long bones given है यहाँ पे। so bone to bone जो connection करेगा भाई वही responsible होगा, तो that is ligament break, okay, and again D is not your correct option. So question number 7 we are having, while doing work and running you move your organs like hands, legs, etc. which among the following is correct? अगेन यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है, और ये जो स्टेटमेंट है व्हाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग, जब आप वर्क करते हो, आप दौड़ते हो या अपने ऑर्गन्स को मूव करते हो जैसे हैंड्स, लेग्स, सो यू हैव टू टेल दैट दिस स्टेटमेंट्स इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय व्हिच अबव फोर ऑप्शंस। स्मूथ मसल्स तो आपका ऑप्शन होएगा ही नहीं, ठीक है। सो ए एंड बी ऑप्शन तो पहले ही कट गए। सो आपको स्केलेटल मसल में देखना, आप ध्यान से समझना। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट कैसे बताया था मैंने, कैसे याद रखना है आपको, एलबी स्क्वायर, राइट।
क्या करता है, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्शन करता है, राइट। बोन, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, ठीक है। लेकिन जब हम रनिंग करते हैं, अपने ऑर्गन्स को मूव करते हैं, हैंड्स, लेग्स, तो इसमें कहीं ना कहीं बोन और मसल, बोन एंड मसल आपके दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, राइट। नॉट ओनली बोन बट बोन एंड मसल्स बोथ आर इन्वॉल्व। सो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, आंसर सी भी नहीं है। आंसर इज डी, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स, ठीक है। टेंडन क्या करता है, आपका जो मसल है, ठीक है, उसको क्या करता है, मसल टू बोन कनेक्ट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट, विच मसल एक्ट्स इनवॉलेंटरली। इनवॉलेंटरली मतलब क्या है कि भाई हमारी मर्जी से काम नहीं करती है। मतलब क्या, हमारी मर्जी से काम करना मतलब ये है कि जैसे हम खाना खाते हैं, हम मुंह चला रहे हैं अपना, ठीक है, फेस की मसल मूव कर रही है, हमारी मर्जी जब तक बात करेंगे तब तक फेस की मसल मूव करेंगे, हमारी मर्जी जब हम बात ना करें, ठीक है। हमारी मर्जी, हम जब तक चाहे अपने हाथ हिला सकते हैं, हम रन कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, एंड इट्स आर विल कि हम क्या करें, उन ऑर्गन्स को या उन बॉडी पार्ट्स को मूव करना रोक सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वॉलेंटरी। तो कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री में क्या आ जाता है, जैसे आपकी कार्डियक मसल, हार्ट हो गया, ठीक है। सो हार्ट ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे तभी काम करेगा, आप नहीं चाहोगे तो वो रुक जाएगा, वो अपनी मर्जी से काम करता है, हमारी मर्जी से नहीं करता है। जैसे स्टमक में हो गया डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो भी अपनी मर्जी से ही काम करता है। डिफरेंट हमारे बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो चलती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता है। हम सो जाते हैं, हार्ट तब भी काम करता है, ठीक है। हम सो जाते हैं तो स्टमक है, उसमें डाइजेशन ऑफ फूड होता रहता है, तो उनको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ओके, सो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं आपकी, वो वॉलेंट्री होती हैं, इसको याद रखना। स्ट्राइटेड मसल्स का दूसरा नाम वॉलेंट्री भी होता है, ठीक है। एंड जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से लिखो इसको, इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स भी एक टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। कार्डियक जहां भी है उसका मतलब होता है हार्ट, ठीक है। तो हार्ट अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से उसको रोक नहीं सकते हैं, राइट। एंड लास्ट इज स्केलेटल मसल्स आ जाती हैं। सो स्केलेटल मसल्स क्या है, स्केलेटल मसल्स को भी हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट नेम है, मतलब स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंट्री भी बोलते हैं और स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइटेड भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने लिखवाया भी था और बताया भी था, इंपॉर्टेंट है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। सो क्या पूछा गया है, इसमें से पूछा गया विच मसल्स एक्ट्स इनवॉलेंटरली, मतलब क्या है कि जो हमारी मर्जी से काम ना करे। तो इसमें से चूज कर लो कौन सी मसल है, एक तो स्मूथ मसल है, दूसरा कार्डियक मसल, मतलब ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन। सो सेकंड एंड थर्ड का ऑप्शन क्या हो गया, बी, बी सेटिस्फाइंग दिस सिचुएशन। ओके, सो आंसर इज बी, मतलब ऑप्शन जो सेकंड है आपका, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल, ऑप्शन नंबर थर्ड, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज वी हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी एंड लेटरल। इनका काम क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ को बढ़ाना, प्लांट को ग्रो करना। एंड ये डिफरेंट लोकेशंस पे पाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट लोकेशंस पे रह के ये प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाते हैं। कैसे, या तो लेंथ वाइज बढ़ाएंगे या उसकी विथ। कैसे, उसकी लेंथ बढ़ाते हैं एंड उसकी विथ बढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों चीजें बढ़नी जरूरी है, एक चीज बढ़ेगी तो प्लांट टूट जाएगा, तो लेंथ भी बढ़ेगी, उसकी विथ भी बढ़ेगी। ओके, तो पूछ रहे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड एंड परमानेंट। तो लोकलाइज्ड तो होते हैं, लोकलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में पाए जाते हैं, हाँ, बट परमानेंट नहीं होते, दे आर टेम्पररी। सो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं हो सकता है। नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोकलाइज्ड मतलब ये पर्टिकुलर लोकेशन पे पाए जाते हैं, कैसे, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, मतलब ये स्टेम वाले रीजन का मैं पार्ट शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो टिप रीजन होता है अपेक्स पे, यहाँ पे आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। एंड यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दिस रीजन यहाँ पे आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। वैसे अगर रूट का मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे क्या पाया जाता है हमारा, रूट एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे रूट एपिकल। शूट मतलब स्टेम, रूट मतलब रूट। यहाँ पे क्या पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दिस रीजन में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो ये लोकलाइज्ड हो गए ना, एक पर्टिकुलर लोकेशन में पाए जा रहे हैं। एंड डिवाइडिंग सेल, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड जब सेल्स करेंगे तभी क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी। सो आंसर सी, ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 9th का आंसर, ऑप्शन सी। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। अब यहाँ पे ध्यान देना, नॉट लिखा है, ठीक है। विच इज नॉट अ फंक्शन, मतलब ये जो चार ऑप्शन गिवन है इसमें से कौन सा फंक्शन एपिडर्मिस का नहीं होता है। सो एपिडर्मिस क्या होता है, समझ लो इस चीज को, जैसे हमारा क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट, एंड समझ के चलना, तो आपको रिवाइज भी होता जाएगा एंड आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी आगे। मान लो इससे अलग क्वेश्चंस कहीं आ गए
ठीक है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ये मैंने क्या बना दिया, अंदर सेल बना दिया, ठीक है, ये रेड कलर से सेल बनाए हैं। एंड ये जो ब्लू कलर है ये क्या है हमारी, ये एपिडर्मिस है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एपिडर्मिस है, ठीक है। ये ब्लू कलर की हमारी क्या होगी, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर। तो प्लांट होता है ना, प्लांट को प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते, प्लांट को इंजरी होगी तो उनका कोई डॉक्टर नहीं होता है। हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमें कोई बीमारी हो जाती है, बट फॉर प्लांट्स क्या होता है, वो उनका कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं होता है। सो उनको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है। तो इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लेयर्स वगैरह पाई जाती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। तो आउटर लेयर उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। सो ऑप्शन इज, ध्यान रखना इसमें पूछा गया नॉट, मतलब कौन सा फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, तो ये तो भाई फंक्शन है इसका, एपिडर्मिस का ये तो मेन फंक्शन है। आंसर नहीं है ये, ठीक है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, तो ये आंसर नहीं है। गैशियस एक्सचेंज करना, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज। सो यस, गैशियस एक्सचेंज भी करता है, ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं। गैशियस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एक्सचेंज करना, मतलब क्या है, कोई चीज बाहर जाएगी कोई अंदर जाएगी, ठीक है। कंडक्शन ऑफ वाटर इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। सो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। वाटर का कंडक्शन कौन करता है, वाटर का कंडक्शन करता है जाइलम। जाइलम जिसको हम वुड भी बोलते हैं, ये वाटर का कंडक्शन करता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन रोल है एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस का रोल है कि वो ट्रांसपिरेशन करता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। सो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा नॉट, कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म करता। सो कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करता, कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, जाइलम या वुड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको अगेन बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ध्यान रखना आपसे पूछा क्या गया है, करेक्ट है इनकरेक्ट। सो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। सो स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। मैट्रिक्स क्या होता है, देखो हमारे बॉडी में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो किससे बने होते हैं, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो सेल एक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जैसे ये स्पेस खाली रहेगी ना तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो मैट्रिक्स होती है सॉलिड फॉर्म भी हो सकती है, जेली फॉर्म भी हो सकती है, एंड इट कुड बी लिक्विड फॉर्म, ठीक है। सो ब्लड में क्या होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होती है। तो इसकी मैट्रिक्स में प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट, ये ऑप्शन भी ट्रू है, तो ये आंसर नहीं होगा आपको क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, दो बोन्स को जोड़ता है। नेक्स्ट, टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यूज एंड फ्रेजाइल, ये ऑप्शन क्या है, गलत है, मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो दिस विल बी योर आंसर। टेंडन्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, फ्रेजाइल मतलब वीक नहीं होते, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड ऑप्शन डी अगेन आपका क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा, राइट। सो 11th का आंसर क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 12, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज आपके उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां की बोन बहुत सॉफ्ट होती है, जैसे कि क्या होता है, ईयर हो गया, ईयर आप है, ईयर में बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। ईयर में क्या होता है, स्केलेटल टिश्यूज पाए जाते हैं, तो उनको आप मोड़ सकते हो। एंड नोज होती है, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी आप उसको भी थोड़ा सा मोड़ सकते हो, लेकिन आप हैंड है आपका, ठीक है, हैंड की बोन को बीच से मोड़ सकते हो नहीं ना। तो कार्टिलेज वो रीजन होते हैं जहां के स्केलेटल टिश्यू बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो कार्टिलेज नहीं। यहाँ पे अगर ध्यान दो क्या लिखा है, नॉट लिखा है। तो नोज में तो ये पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ईयर में भी पाया जाता है, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो है किडनी। सो किडनी इज योर आंसर, किडनी में कार्टिलेज नहीं पाया जाता है, ठीक है। सो नहीं पूछा गया था कहाँ नहीं पाया जाता, तो आंसर इज सी, लैरिंक्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, फैट्स आर स्टोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी में भी था, आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, रट लो इसको, एडिपोज में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, बोन मैट्रिक्स किस में रिच होती है, मतलब वो किससे बनी होती है, वो क्या कंटेन करती है सबसे ज्यादा। तो बोन मैट्रिक्स, आपको पता है जो बोन्स होते हैं वो होते नहीं कि बुढ़ापे में जाकर के बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक है। तो याद रखना कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से जो बोन की मैट्रिक्स है वो बनी होती है, ठीक है, वहां पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ओके। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन इज मसल्स, मसल्स में हमको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 इज वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, वॉलंटरी मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, वॉलंटरी क्या होते हैं, जो हमारी मर्जी से काम करें, ठीक है। इनका दूसरा नाम स्ट्राइटेड मसल भी होता है, या हम इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्राइटेड एंड स्केलेटल मसल्स।
तो कहाँ देखने को मिलते हैं? लिम्स में देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। लिम्स वगैरह जो रीजन होता है हमारा, वहां पे देखने को मिलते हैं। अगेन मैंने जब ये पढ़ाया था थ्योरी पार्ट, तब मैंने बताया था कि लोकेशन या अक्रेंस मतलब कौन सी मसल कहाँ देखने को मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा सो डू वॉच इट, अदरवाइज आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वहां से भी आप पढ़ सकते। सो यूज योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक में भी गिवन होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जहां पे लिखा होगा कि भाई वॉलेंट्री मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, वहां पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उतना ही पूछा जाता है। नर्वस टिश्यू इज नॉट, अगेन नॉट फाउंडेड, कहाँ नहीं देखा जाता है? तो ब्रेन में देखने को मिलता है नर्वस टिश्यू, ऑप्शन ये नहीं होगा। स्पाइनल कॉर्ड में भी देखने को मिलता है। टेंडन्स एंड नर्व्स, नर्व्स में भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी भी नहीं है, तो आंसर इज टेंडन। तो नर्वस टिश्यू कहाँ नहीं देखने को मिलता है? टेंडन्स में। सो आंसर आपका 17 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, नर्व सेल्स डू नॉट कंटेन, नर्व सेल्स में क्या नहीं होता है? नर्व सेल्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स आपके जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम्स को बनाने वाले, नर्वस सिस्टम जिनसे बना होता है वो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, सेल्स बहुत सारे मिल जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। सो नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम को बनाने वाले कौन क्या हो गए? नर्व सेल हो गए, ठीक है। सो नर्व सेल्स में क्या क्या नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है ये बताना। एक्सॉन देखने को मिलता है नर्व सेल्स में, सो ऑप्शन ए आपका नहीं आंसर होगा। नर्व एंडिंग भी होती है उसमें, ठीक है। टेंडन इज अगेन द आंसर, यहाँ पे टेंडन आ जाएगा, ठीक है। नर्व सेल टेंडन नहीं कंटेन करता। डेंड्राइट्स नर्व एंडिंग एंड एक्सॉन कंटेन करता। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए, नर्व सेल्स क्या कंटेन करते हैं, तो यू शुड नो एक्सॉन, नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट, ठीक है। एंड सेल बॉडी भी होती है उसमें। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो गया? सी टेंडन। नर्व सेल्स होते हैं वो टेंडन कंटेन नहीं करते हैं, ओके। Next is question number 19. Which of the following help in repair of tissues and fill up the space inside the organ? इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां भी हमने ये पढ़ा था। एंड आपकी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई सारे स्कूल्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक ये वाला, एक एडिपोज टिश्यू वाला, बहुत बार मैंने देखा है, ठीक है। ये काफी क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुए हैं। सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, ओके। सो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो ऑर्गन में स्पेस, ऑर्गन के इनसाइड जो स्पेस होता है उसको फिल करता है? सो आंसर इज एरियोलर टिश्यू, एरियोलर इज योर आंसर। और एरियोलर टिश्यू का फंक्शन भी याद कर लो, तो ये क्या करता है? रिपेयरमेंट का काम करता है। जैसे कोई इंजरी हो गई, ठीक है, सिंस ये क्या करता है, ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। सो ऑर्गन्स में कोई इंजरी होगी, कोई इंटरनल इंजरी होगी, तो कौन रिपेयर करेगा? एरियोलर टिश्यू, क्योंकि वो इनके बीच में पाया जा रहा है, राइट। सो इसका फंक्शन भी याद रख लेना, ठीक है। Muscular tissue which function throughout the life continuously without fatigue is, मतलब क्या होता है कि ये थ्रू आउट द लाइफ काम करते हैं बिना थके, ठीक है। मतलब थ्रू आउट द लाइफ काम करेंगे और ये कभी थकेंगे नहीं। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर विल बी कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये कार्डियक मसल्स होते हैं, जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं ना, वो बिना थके काम करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी? आंसर इज कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम, फ्लोएम में जो हमारा डेड एलिमेंट पाया जाता है वो क्या होता है? देखो, हो सकता है फ्लोएम लिख करके आ जाए, ठीक है, नहीं तो वो बास्ट लिख कर भी दे सकते हैं। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है, बास्ट नाम होता है फ्लोएम का दूसरा, ठीक है। सो कौन सा डेड एलिमेंट होता है वो फ्लोएम में प्रेजेंट होता है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। एक चीज और याद रखना, सिर्फ यही एक एलिमेंट होता है जो डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं, ठीक है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि भाई लिविंग कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट बताओ मैं। सो लिविंग तीन होते हैं, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पेरेन्काइमा एंड सीव ट्यूब्स, ये तीनों लिविंग होते हैं, जिसमें से सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे फॉर्म हो सकते हैं। सो अब देख के चला करो कि भाई एक क्वेश्चन है उससे और क्या क्या फॉर्म हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दे लैक न्यूक्लियस, सीव ट्यूब्स लैक न्यूक्लियस। तो वो अपना काम कैसे करते हैं? सीव ट्यूब कंपेनियन सेल होते हैं, वो उनके पास प्रेजेंट होते हैं, तभी इनका नाम है कंपेनियन, कंपनी प्रोवाइड करना, कंपेनियन। मतलब जो भी न्यूट्रिशन सीव ट्यूब को चाहिए वो कौन देगा? वो कंपेनियन सेल देगा, ठीक है। सो आंसर इसका क्या है? 22 का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी? मेच्योरिटी में न्यूक्लियस किसके पास कौन लूज नहीं करता? अगेन इंपॉर्टेंट, डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल ही आपका आंसर है, ठीक है। कंपेनियन सेल्स मैंने जैसा बताया था, इनके पास न्यूक्लियस होता है,
ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, दे सपोर्ट दी सीप ट्यूब सेल्स, क्योंकि सीप ट्यूब सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये भी चीज याद करके चलो कि सीप ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के पास भी क्या होता है, दे आल्सो लैक न्यूक्लियस, ठीक है। वेसल्स आल्सो लैक न्यूक्लियस, ओके। सो कंपेनियन सेल्स इज योर आंसर, ओके। इन डेजर्ट प्लांट्स, अच्छा डेजर्ट प्लांट को हम जीरोफाइटिक प्लांट भी बोलते हैं, जीरोफाइटिक, यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। हायर वर्ड है थोड़ा सा, बट याद करके चलो। जीरोफाइटिक प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। जीरोफाइटिक प्लांट में भाई ऐसी क्या चीज होती है जिससे उसका जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस की प्रोसेस क्या होती है प्लांट्स में, ट्रांसपिरेशन ना। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, वाटर लॉस होता है प्लांट्स में। जीरोफाइटिक या डेजर्ट प्लांट, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज पाई जाती है उनमें जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है वो हम उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज को रोक तो नहीं सकते, ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इवल जैसा बोल रखा है, जरूरी है, ठीक है, बट उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सो आंसर इज क्यूटिकल, क्यूटिकल की वजह से। क्यूटिकल क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था ये हमारा सेल था, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्या है, बहुत सारे सेल्स पाए जा रहे हैं तो ये टिश्यू बन गया, बहुत सारे सेल्स पाए जा रहे हैं तो टिश्यू बन गया, ठीक है। एंड ये जो आपकी ऊपर वाली लेयर ब्लू कलर की बनी है, ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। अब ये लेयर थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है। थिकनेस कहाँ देखने को मिलेगी, आपको पता चल गया भाई, थिकनेस देखने को मिलेगी जहां पे जीरोफाइटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। तो क्यूटिकल लेयर पाई जाती है। क्यूटिकल क्या होती है, वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है। और इसका काम क्या होता है, अब खुद ही सोचो, वैक्स कहीं पे लगा हुआ है तो वैक्स क्या करेगा, वाटर को बाहर जाने से प्रिवेंट करेगा। सो क्यूटिकल बहुत ज्यादा थिक पाई जाती है इन डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। बाकी जो लैंड प्लांट्स होते हैं वहां पे क्या होती है, इतनी थिक नहीं होती है, बट इन डेजर्ट प्लांट्स क्यूटिकल इज क्वाइट थिक, ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, एक बहुत ही लंबा पेड़ है, उसमें क्या है, सेवरल ब्रांचेस है, कुछ ब्रांचेस हैं। The tissue that help in sideway conduction of water in branch is, कौन सा टिश्यू होता है जो साइडवे कंडक्शन, साइडवे कंडक्शन क्या हो गया, इस तरीके से ये साइड है ना, एक ये साइड होगी, तो ये ऐसा कंडक्शन कौन कराता है, तो दैट इज जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस ऑफ व्हाट, ट्री, ठीक है। सो इस चीज को आपको याद रखना है, रूट से क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाता है प्लांट के बाद वाटर, ठीक है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप ऑन ग्रोइंग इन लेंथ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मैंने जब थ्योरी पार्ट करा था तब आपको समझाया था कि ग्रासेस का एग्जांपल मैंने लिया था, मैंने कहा था ग्रासेस होती हैं उनका क्या होता है, टिप अगर उनकी कोई ग्रेजर खा जाए, मतलब जैसे गोट होगी, काऊ हो गई, ठीक है, उनकी टिप खा गई, ठीक है, वो टिप ही खाएगी, तो फिर भी वो बढ़ते रहते हैं, क्यों। अब ध्यान से सुनना, जो टिप होती है ना प्लांट की, वहां पे जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिमूव कर दोगे तो प्लांट ग्रो करेगा ही नहीं। खुद ही सोचो, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा रीजन जहां पे ऐसे टिश्यूज पाए जा रहे हैं जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, और आपने वो रीजन जाकर के काट दिया, तो कैसे सोच सकते हो प्लांट है वो लेंथ वाइज बढ़ेगा, राइट। तो यही बोल रहे हैं कि भाई टिप ऑफ द शुगर केन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, हमने टिप हटा दिया, ठीक है, उसके टिप को रिमूव कर दिया, बट फिर भी शुगर केन प्लांट है वो लेंथ वाइज बढ़ता रहा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, आंसर इज इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। देखो इस तरीके से होता है, जो हमारा जो हमारा रूट, जो हमारा टिप रीजन होता है वहां पे तो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है हर प्लांट में, ठीक है। लेकिन ये जो ये वाला रीजन होता है ना, इसके नीचे यहाँ पे पाया जाता है आपका इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो आप क्या करो, अगर आप इसकी टिप को काट भी दो ना इस तरीके से, मान लो इसको रिमूव कर दिया आपने, इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट देयर, एंड इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी लेंथ बढ़ाता है प्लांट की। प्लांट में दो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो लेंथ बढ़ाते हैं, एक है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है इंटरकैलोरी, ठीक है। सो इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, अब प्लांट की लेंथ बढ़ाएगा, एपिकल आपने रिमूव कर दिया, सो इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट्स एज एन एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड वो क्या करेगा, प्लांट की लेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, अ नेल इज इंसर्टेड इन अ ट्रंक ऑफ अ ट्री, ठीक है, ट्री है उसके ट्रंक में, मतलब ये वाला जो मान लो इस तरीके से कुछ, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा पेड़ हो गया, ठीक है, एंड ये, ठीक है, ट्रंक रीजन। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने एक नेल है, नेल मतलब कील, ठीक है, कोई नेल है मान लो इस तरीके से, आपने थोड़ी मोटी बन गई बट मान लो यहाँ पे नेल है, आपने वो इंसर्ट कर दी एक ट्रंक में, ठीक है।
एंड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, 1 मीटर ग्राउंड लेवल मतलब 1 मीटर ऊपर आपने इंसर्ट किया। पूछा जा रहा आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद द नेल विल, अब बच्चे क्या करेंगे, गलती यहाँ पे अपवर्ड वाला आंसर है वो करके टिक आ जाएंगे, ठीक है, कहेंगे ऑप्शन बी इज द आंसर, वो भी ऊपर मूव कर जाएगी, बट नो, डाउनवर्ड तो मूव नहीं करेगी, आपको इतना पता है, ठीक है, अपवर्ड ही करके आओगे, बट दैट इज नॉट द आंसर, ऑप्शन आंसर विल बी सी, रिमेन्स एट द सेम पोजीशन, वो सेम पोजीशन में रहेगी, वो कहीं मूव नहीं करेगी, दैट विल बी इन द सेम पोजीशन, ठीक है, सो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, सेम पोजीशन में रहेगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, पेरेन्काइमा सेल्स आर, पेरेन्काइमा सेल्स कैसे होते हैं, आपको पेरेन्काइमा सेल से उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड, सो दिस इज द आंसर, क्या मतलब है, अनस्पेसिफाइड होते हैं मतलब हर जगह पाए जाते हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज हमारे, ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स, एंड थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल होती है काफी थिन होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है दैट इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड दे आर लिविंग इन नेचर, पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग इन नेचर। थिक वॉल जहां पे आ गया आंसर वहीं पे आपका गलत हो गया, थिक वॉल तो बिल्कुल नहीं होते हैं। लिग्निफाइड, लिग्निफाइड नहीं होते हैं, लिग्निफाइड कौन होते हैं, लिग्निफाइड आर व्हाट, हमारे जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। अब एक चीज और याद रखना, बहुत बार बताइए फिर भी बता देती हूँ, कि जिसकी सेल वॉल भी लिग्निन से बनी होगी वो हमेशा डेड होता है, ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमा हमें पता है डेड होते हैं, नॉन लिविंग, एंड वो हमेशा उनकी सेल वॉल थिक भी रहेगी, ठीक है, जिसकी भी सेल वॉल लिग्निन से बनी है वो सेल वॉल थिक रहेगी और वो टिश्यूज डेड होंगे, एंड नन ऑफ दिस, तो चलो ये भी आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन इज ए, ठीक है, 28 का ए। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है जैसे प्लांट है हमारा, मान लो ये है, ये प्लांट इधर मूव करना, ठीक है, इस तरीके से इधर मूव कर रहा है, तो किस तरीके से जैसे हवा चलती है ना तो प्लांट कहीं भी बैंड कर जाता है इजीली, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज ड्यू टू कॉलिन कामा, इंपॉर्टेंट है, कॉलिन कामा है, ठीक है, कॉलिन कामा की वजह से क्या होता है, प्लांट है वो फ्लेक्सिबल हो पाते हैं, ठीक है, एंड कॉलिन कामा कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारी लीफ या स्टेम है, ये मान लो हमारी स्टेम है, ठीक है, स्टेम का जो हाइपोडर्मिस रीजन होता है, हाइपोडर्मिस बिल्कुल बाहर वाला पार्ट होता है इधर साइड ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे पाया जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के एक नीचे, मतलब एपिडर्मिस के जो नीचे लेयर पाई जाती है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, सो हमें पता है एपिडर्मिस क्या है, सबसे बाहर वाला पार्ट, उसके अंदर जो लेयर पाई जा रही है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, तो कॉलिन कामा हाइपोडर्मिस लेयर में पाए जाते हैं, ठीक। कॉर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस बाय प्रेजेंस ऑफ, मतलब क्या होता है, कॉर्क सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, पानी एंड जो गैसेस होते हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मार्क कर लो, नोट कर लो कहीं पे, इट्स लाइक अ मंत्र, कि जो भी सेल्स होते हैं जिनकी भी सेल वॉल सुबेरिन या लिग्निन से बनी होगी ना, वो क्या होते हैं, वो डेड होंगे और उनकी सेल वॉल हमेशा थिक रहेगी, डेड भी होंगे और उनकी सेल वॉल थिक रहेगी, सो कॉर्क सेल्स आर डेड इन नेचर, एंड उनमें से पानी एंड जो गैसेस होते हैं वो एक्सचेंज क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें सुबेरिन प्रेजेंट होती है, सुबेरिन एक वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर क्या होता है, नहीं हो पाता है। सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ, देखो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट मतलब क्या है, लैंड प्लांट्स, मतलब वो प्लांट जो लैंड में पाए जाते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, मतलब जमीन में पाया जाना, तो बोला जा रहा है इसमें कि जो ऐसे प्लांट्स जो जमीन पे पाए जाते हैं, जो लैंड पे पाए जाते हैं, उनका सर्वाइवल इतना इजी कैसे हो पाए, किस चीज की प्रेजेंस की वजह से हो पाए, सो ऑप्शन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सो नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी आपका आंसर है, कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू को हम वास्कुलर बंडल या वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू को हम वास्कुलर टिश्यू या वास्कुलर बंडल भी बोलते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, तो वन इज जाइलम एंड अदर वन इज फ्लोएम, ठीक है, एंड जाइलम को हम वुड भी बोलते हैं एंड फ्लोएम को वी कॉल एज बास्ट ऑल्सो, राइट, सो ये चीज याद रखना, आप इनके दूसरे नाम भी याद रख लो, ठीक है, हायर लेवल में आपको काम आएंगे। अच्छा, जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करना, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखा आपने, नहीं आता आपको तो आप लिख लो कहीं पे, जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करना, वाइल फ्लोएम का काम होता है फूड का कंडक्शन करना थ्रू आउट दी प्लांट बॉडी। अब याद कैसे करना, देखो फ्लोएम में फा आ रहा है ना, फूड में भी फा आता है, सो फ्लोएम एंड फूड एक जैसा हो गया, एंड जाइलम को कैसे याद रखना, देखो इसको हिंदी में लिख लो जाइलम, ठीक है, तो इसमें जल बन रहा है जा और ला, तो जल बन रहा है, जल मीन्स वाटर, सो जाइलम रोल इज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम रोल इज कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू इज द करेक्ट आंसर फॉर 31
क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इस पे ध्यान दो, क्या पूछा गया, रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू। सो स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता है। देखो मैट्रिक्स होता है वो कई तरीके का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड जेली, डिपेंड करता है टिश्यू कैसा है, ठीक है। Fats are stored below the skin and in between the internal organs. So this is also true statement. That is not your answer. Epithelial tissues have intercellular spaces between them. So ये statement false है. That is your answer. Epithelial tissue में कोई भी intercellular spaces नहीं देखने को मिलती हैं. 33. The water conducting tissue generally present in gymnosperm. अब ध्यान दो, जो जिम्नोस्पर्म आपके है ना वो लोअर प्लांट्स हैं। लोअर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, ये पहले इवॉल्व कर गए थे, मतलब जब इवोल्यूशन हुआ था प्लांट्स का, तो जो पहले प्लांट इवॉल्व किए थे वो थे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म बने। तो आप खुद ही सोचो, जो चीज पहले बनाई जाती है, जैसे कोई भी कार है, ठीक है, कोई भी कार का नया मॉडल आता है तो हम उसको क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। उस कार में इतनी ज्यादा क्या हम बोल सकते हैं कि सिस्टम नहीं अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू जब हम उस कार पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। आफ्टर 1 to 3 ईयर द सेम मॉडल कार है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है। जैसे अगर हम 10 साल पहले की बात कर लें तो किस तरीके की कार चलती थी, है ना, या मोबाइल फोन्स किस तरीके से चलते थे, धीरे धीरे इवॉल्व हुए, अब हमारे पास स्मार्टफोन है, ठीक है, एंड 5G हमारे पास नेटवर्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो धीरे धीरे करके चीजें इवॉल्व होती। जिम्नोस्पर्म्स क्या थे, बहुत पहले इवॉल्व हो चुके थे, तो जितना पहले इवॉल्व हुए थे उतने ही कम फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वाइल एंजियोस्पर्म बाद में इवॉल्व हुए थे तो इनमें ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा एडवांस प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं, इतने एडवांस नहीं होते हैं, ठीक है। So water conducting tissue generally present in gymnosperm. ऐसा कौन सा water conducting tissue है जो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, then that is stretchids. Stretchids are not that much good in water conduction, but yes, water conduction करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वाटर कंडक्शन जरूरी था तो बनाना भी जरूरी था कुछ ना कुछ, तो ट्रेचिड्स वहां पे देखने को मिलते हैं, इसमें होल्स होते हैं, पिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद रखना वेसल्स नहीं देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में ट्रेचिड्स देखने को मिलते हैं। तो इनका जो वाटर रेगुलेटिंग सिस्टम था, वाटर कंडक्टिंग सिस्टम था, वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले इवॉल्व कर गए थे और इनको हम लोअर प्लांट्स बोलते हैं। वाइल एंजियोस्पर्म्स जो है हमारे, वो कैसे हैं, वो हमारे हायर प्लांट्स हैं, वो एडवांस प्लांट्स हैं, उनमें काफी अच्छा सिस्टम देखने को मिलता है, उनमें वेसल्स देखने को मिलते हैं। अब सोचो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और आपका एक ये ट्रेचीड है, ठीक है, तो कौन किससे पानी ज्यादा अच्छे से जाएगा, इससे जाएगा ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, इसमें कम जाएगा, राइट। सो ये चीज याद रखना, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, दिस ये भी देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म में, ऐसा नहीं ये देखने को नहीं मिलती है, बट जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ट्रेचीड्स होते हैं, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सी आंसर है, ठीक है, ट्रेचीड्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने जो एमसीक्यू वाला पार्ट है इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो कवर कर लिया, जितने भी एमसीक्यूज आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थे वो कवर हो चुके हैं। अगेन आई एम सेइंग गिव प्रायोरिटी टू योर एनसीईआरटी बुक फर्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन गो फॉर एनी अदर थिंग। आप पहले इनको सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो पहले, थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है वो आप कह सकते हो कंप्लीट हो जाएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो तब, ठीक है। एंड देन गो फॉर एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन इन टेक्स्ट एंड जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो, एंड देन एग्जाम्पल, ठीक है, देन गो फॉर सम एल्स बुक, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपका एनसीईआरटी बुक है एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कोई ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है या कोई डाउट है, सो डू कमेंट बिलो, ओके।